दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने इस मामले में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद करने वाले उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। एनआईए ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमिर राशिद अली के रूप में की है। आमिर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। आमिर पर यह आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। एनआईए ने ब्लास्ट को दिल्ली में पहला सुसाइड अटैक माना है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो उमर का सहयोगी है राशिद, उसे अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। i20 कार में जिस तरीके से धमाका हुआ था दिल्ली में, अब एनआईए ने इसे पहला सुसाइड अटैक माना है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार करके पर्दाफाश किया है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है, आपको बताते हैं। गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली पूरी साजिश में आतंकी उमर के साथ शामिल था। आतंकी उमर के साथ आरोपी आमिर ने ब्लास्ट का पूरा प्लान बनाया था। धमाके में इस्तेमाल i20 कार आरोपी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। वहीं खुलासा यह भी हुआ है कि कार खरीदने में मदद करने के लिए आरोपी आमिर दिल्ली आया था। इसी i20 कार को आईईडी की तरह इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला बताया जा रहा है कि आरोपी आमिर। और आगे बढ़ते अब आपको दिल्ली धमाके की जांच पर 10 अपडेट दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर आतंकी डॉक्टर उमर का साथी आमिर राशिद गिरफ्तार हुआ है। ये पहला अपडेट है। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का मालिक है आमिर। धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर। ये तीसरा अपडेट है। डॉक्टर शाहीन के साथ बैंक खातों की अब जानकारी भी मिल पाई है, जिसकी जांच लगातार जारी है। पांचवा अपडेट यह है कि डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट की जांच तेज हो चुकी है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर 24 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सातवां अपडेट यह है कि फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच कर रही है यूपी एटीएस। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को टेरर फंडिंग मामले की जांच यहां पर तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों ने नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यहां पर भी लगातार जांच जारी है। नूह के जिस घर में रुका था आतंकी उमर, उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और महबूबा मुफ्ती के आतंकियों पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि मुफ्ती जिसने आतंकी बुरहान वानी का समर्थन किया, अब वो दिल्ली लाल किले धमाके को सही बता रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष आतंकियों को समर्थन देने से कभी नहीं हिचकता है। पीडीपी अब नई पार्टी यानी कि पीटीडीपी यानी कि प्रो टेररिस्ट डेवलपमेंट पार्टी बन गई है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली धमाके के बाद महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि इन आतंकी घटनाओं के लिए जहर वाला माहौल जिम्मेदार है। यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। और शहजाद पूनावाला का भी यहां पर रिएक्शन सामने आया है। शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया है महबूबा, चिदंबरम, अबू आजमी, उनको लेकर हमला बोला गया है। आतंकियों पर दिए महबूबा मुफ्ती के बयान पर अब बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखा है और ये केवल महबूबा मुफ्ती नहीं कर रही। सर्कमस्टेंसेस से आतंकवादी बन जाते हैं, ये तो चिदंबरम ने भी कहा। इसके अलावा हमने देखा है कि अबू आजमी हो, कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई हो, तारिक अनवर हो, अनुमा आचार्य हो, ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकियों को क्लीन चिट देने की और उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की है। तो दिल्ली धमाके के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इन आतंकियों की आतंकी घटनाओं के लिए जहर वाला माहौल जिम्मेदार है। भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूं कि आप जो करते हैं
वो हर हिसाब से गलत है। और इस बीच फारूक अब्दुल्ला का भी बयान यहाँ पर सामने आया है, जिसमें वो आतंकियों के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आप व्हाइट टेररिज्म कहें, रेड टेररिज्म कहें, टेररिज्म है। वैसी वजह क्या हुई, क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा। क्या वजह है? और यही सिर्फ नहीं है, हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जो घरों से निकाला जा रहा है, उसका कसूर नहीं है, वो नहीं जानते। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर भी बड़ा खुलासा हुआ, जहां डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। ये जानकारी सामने आई है। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेशों की यात्रा की है। बता दें कि 2013 में नौकरी छोड़ने के बाद लगातार डॉक्टर शाहीन विदेशों की यात्रा कर रही थी। और इसके साथ ही साथ में तमाम ये जो अब डिटेल सामने आ रही है, उसमें एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो अभी तक जांच में निकलकर सामने आया है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन लगातार अपने पासपोर्ट को अपडेट करवा रही थी और इसके अलावा जो उसका विदेश दौरा रहा है उसमें से पाकिस्तान वो 3 बार जा चुकी है। और ये पाकिस्तान 3 बार गई है। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद 2013 में वह थाईलैंड गई थी। इसके बाद 3 बार वो पाकिस्तान जा चुकी है। इसके अलावा टर्की वो जा चुकी है। तो जाहिर तौर पर लगातार उसका विदेश दौरा लगातार जारी रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पासपोर्ट था उसका, वो लगातार उसको अपडेट करा रही थी। वो लगातार अपने अभिभावकों का नाम चेंज करा रही थी और साथ ही साथ जो उसका एड्रेस है पासपोर्ट में, जो परमानेंट एड्रेस, उसको चेंज करा रही थी। और बताया ये जा रहा है कि पहले जो पासपोर्ट था उसमें कानपुर का एड्रेस, फिर लखनऊ का एड्रेस, और लखनऊ में भी जो उसका छोटा भाई जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करता था, डॉक्टर परवेज, जो कि अभी जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एड्रेस था। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीते 2 दिनों में अगर बात करें तो 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। आने वाले दिनों में और भी पूछताछ होगी और बहुत चौंकाने वाले मामले, बातें निकल कर सामने आएंगी डॉक्टर शाहीन की। शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और फरीदाबाद मॉड्यूल पर एक और अहम खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के अब तक मिले बैंक खातों में बीते 7 सालों में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जांच एजेंसियां इन पैसों के ट्रांजैक्शन के माध्यमों का ब्यौरा जुटा रही हैं। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कुछ प्राइवेट बैंक है तो कुछ सरकारी बैंक हैं। वहां पर इसके खाते बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 1 दिल्ली में बताया जा रहा है। इसके अलावा बैंक खातों की पड़ताल में 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख के बड़े ट्रांजैक्शंस मिले। तो फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में लखनऊ में एक्शन हुआ, जहां यूपी एटीएस ने 24 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है। 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। कई युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। यूपी एटीएस की तरफ से लगातार ये कार्रवाई जारी है। डॉक्टर शाहीन और परवेज की कॉल डिटेल्स के आधार पर इन सभी युवकों से पूछताछ जारी है। बता दें कि यहाँ पे यूपी एटीएस लगातार अभी भी इस मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुई है और 24 से ज्यादा संदिग्धों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई युवकों को पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने छोड़ दिया है। डॉक्टर शाहीन और परवेज, जो कि शाहीन का भाई है, इसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर यह पूछताछ जारी है। और दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर हरियाणा के हिलू में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियों ने हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को हिरासत में लिया है।
शोएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है। जांच में यह भी पता चल पाया है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 200 लोग तीनों आतंकियों के संपर्क में आए थे। अब एजेंसियां के रडार पर ही आ चुके हैं। और इसी बीच नूह की हिदायत कॉलोनी में उस मकान को सील कर दिया गया है जहां पर आतंकी डॉक्टर उमर 10 दिन रुका था। माना तो यह भी जा रहा है कि यहीं बैठकर उसने दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है, जहां पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पढ़े लिखे लोगों के आतंकी बनने पर चिंता जताई, तो वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। ये दुखद है और चिंता का विषय भी है कि पहले गुमराह वो होते थे जिनको पैसा रुपया देकर, लालच देकर और कम पढ़े लिखे लोगों को बहकाकर आतंक के रास्ते पर धकेला जाता था। अब हम सब की चिंता ये है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर आतंक के रास्ते पे चले जाएं, इससे बढ़कर कोई बुरी बात नहीं हो सकती। सरकार पूरी तरह सजग है और जो लोग आतंक के रास्ते पे बढ़े हैं उनको कैसे रोका जाए, उन पर कैसे कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। कौन से ऐसे हालात हैं, किन लोगों ने इन हालात को पैदा किया है कि आज पढ़े लिखे लोग MBBS, MD आतंक का रास्ता अपना रहे हैं। वो लोग जो अथाह दौलत कमा रहे हैं, जो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको ये मालूम है कि ये खौफ का रास्ता है, खतरनाक रास्ता है, इसमें उनकी जिंदगी जाना करीब करीब तय है, फिर भी वो रास्ता अपना रहे हैं। क्यों? ये मैं बड़े अदब से अपने प्रधानमंत्री से कहूँगा, प्रधानमंत्री साहब इस पे विचार कीजिए।